जी, राम राम सभी को। और हमारा टॉपिक चल रहा था महिला एवं बाल अपराध। हमने महिला अपराध के बहुत सारे फैक्टों के बारे में जान लिया था और प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से अपने राजस्थान पुलिस एग्जाम की दृष्टि से मेन फैक्ट मैंने करा दिए थे। अब कुछ फैक्ट बच रहे हैं, तो देखिए आपको इन फैक्टों को कैसे रखना है। जिस पॉइंट को मैं अंडरलाइन करूं, जैसे पहला पॉइंट है यहां पर महिला एवं बाल अपराध, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, ये फैक्ट है ना। तो महिला, पहले हेडिंग क्या डालोगे, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं मंत्रालय। अब इसके बारे में पढ़ना है। सन 1985 में महिलाओं एवं बच्चों के लिए, अब ये चीज नहीं लिखनी है, सिर्फ सन 1985 में इस विभाग की क्या हुई, स्थापना। पूरी रामायण नहीं लिखनी है, थोड़ा क्या है आपके एग्जाम नजदीक है और सिर पे नजदीक क्या अभी आई गई, तो इस वजह से मैं इसको जल्दी करवाऊंगा, लेकिन जल्दी में भी आपको मेन मैटर करवाऊंगा। तो देखिए पॉइंट हेडिंग ये डालोगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई, 1985 में। पहला फैक्ट वन लाइनर। दूसरा, जिसका नाम क्या है, महिला एवं विकास विभाग, 30 जनवरी 2006 को इस विभाग का नाम बदलकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कर दिया। सीधी बात, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई, 1985 में। 30 जनवरी 2006 को इसका नाम क्या कर दिया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। दो प्रेषण बन गए इससे, ठीक। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास की मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी, अमेठी सांसद है। और वर्तमान में राज्य महिला विकास मंत्री कौन है, ममता भूपेश। ये दो पॉइंट यानी 4 प्रेषण इस टॉपिक से बने। पहला तो विभाग स्थापना 1985, दूसरा दोनों मंत्री राज्य और केंद्र वाले, और तीसरा फैक्ट है स्थापना 85 में और नाम 30 जनवरी 2006 को परिवर्तित कर दिया, ठीक। तो इस प्रकार क्या होता है, देखो महिला एवं बाल विकास विभाग के 4 प्रेषण आपको निकाल के रखने। इस प्रकार मैं पीपीटी के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से आपको ये सेशन कंप्लीट कराऊंगा। तो इसमें क्या होगा, जल्दी तो होगी और मेन चीजें आपको मिल जाएंगी। तो 4 प्रेषण इससे हमने निकाल लिए जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जब महिला एवं बाल ये हो जाता है, इसके बाद है अपना भारतीय कानून संशोधन अधिनियम। एक मिनट, भारतीय कानून संशोधन अधिनियम 2013, इसको दूसरा नाम है निर्भया एक्ट। ध्यान रखना, जो निर्भया कांड हुआ था 2013 में दोस्तों, उस कांड से पहले इस एक्ट या निर्भया जो बलात्कार हुआ, इससे पहले क्या था, पूरे भारत में कोई भी बलात्कारी या जो दोषी था वो अगर क्या है, किशोर है, बालक है, यानी कि उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, 17 साल 16 साल, अपराध की श्रेणी में नहीं आता था। और निर्भया एक्ट में यही था। तो इस संशोधन के तहत क्या किया गया, 19 मार्च 2013 को, पहले फैक्ट याद रखने, यह संशोधन 19 मार्च 2013 को लोकसभा में पारित हुआ, 21 मार्च 2013 को राज्यसभा में, और 2 अप्रैल 2013 को भारत में पारित राष्ट्रपति ने। और इस निर्भया एक्ट कानून संशोधन अधिनियम 2013 को पूरे भारत में, ये रही मोस्ट चीज, 3 अप्रैल 2013 को लागू किया। क्या है, एक लाइन तो ये रही मेन नाम की, एक लाइन ये रखनी है, 3 अप्रैल 2013 को भारत में लागू कर दिया। 2 प्रेषण हो गए। अब नेक्स्ट क्या है ये, और देख लो इस कानून में क्या प्रावधान है। इस कानून या एक्ट के तहत यदि कोई नाबालिग भी बलात्कार का अपराधी है तो उसे भी मृत्यु दंड तक की सजा दी जाएगी। इस अधिनियम के तहत यदि कोई प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा भी दुष्कर्म का अपराध किया जाता है तो उसे भी कम से कम 20 साल की सजा या अधिकतम मृत्यु दंड निश्चित है। एक तो हो गया 3 अप्रैल 2013 लागू निर्भया एक्ट। दूसरा प्रेषण, क्या प्रावधान है, यदि कोई नाबालिग भी बलात्कार जैसा अपराध करता है तो उसे मृत्यु दंड तक की सजा दे सकते हैं।
और कोई प्राधिकार प्राप्त मतलब सरकारी नौकरी वाला करता है। पहले ऐसा नहीं था, नाबालिग के लिए कोई अलग से क्या नहीं था, अपराध के सजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन निर्भया एक्ट में ऐसा कर दिया गया। तो दो ही प्रेषण इससे आपको याद रखने। क्लियर। नेक्स्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बहुत बढ़िया अधिनियम है। सिर्फ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 क्या है, पुरुष एवं महिला श्रमिकों के बीच मजदूरी में भेदभाव या उनको मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी में भेदभाव ऐसा नहीं कर सकते कि पुरुष के लिए 100 रुपए दो और महिला के लिए 80 रुपए दो, पुरुष से 15 घंटे काम करवाएं, महिला से 10 या 20 घंटे। तो ध्यान रखना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 अधिनियम का याद कर लोगे बहुत है, ठीक है। तो मजदूरी भेदभाव के संबंध में यह अधिनियम पारित हुआ। अगला, खान एवं कारखाना अधिनियम, खान अधिनियम 1952 और कारखाना अधिनियम 1948, दोनों के नाम याद रखने। क्या है, यानी कि इन दोनों अधिनियमों में महिला को शाम को 7 बजे बाद और सुबह 6 बजे के बीच में काम के लिए नहीं बुलाया जा सकता। दोनों अधिनियमों के तहत ये महिला के लिए स्पेशल प्रावधान किया है। दूसरा, कोई महिला अगर क्या है गर्भ से है तो उसके लिए छुट्टियों का प्रावधान हम आगे पढ़ ही रहे हैं उसमें, ठीक। तो खान ये कंप्लीट होता है। अगला है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, थोड़ा मैटर बड़ा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको जानेंगे। देखो भाई, हिंदू धर्म में विवाह बंधन दो पवित्र आत्माओं का बंधन माना जाता है, जिससे सृष्टि के तीसरे व्यक्ति की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, रचना होती है, ठीक भाई। ये छोड़ो, आप वर और वधू की उम्र कितनी होनी चाहिए, 21, है ना। यहां से मेन चीज क्या है, अगर कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करता है तो अभी हमने पढ़ा उसके ऊपर सजा और जुर्माना 7 वर्ष की सजा, और 10 जून 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में संशोधन किया। तो पहला प्रेषण क्या हो गया, हिंदू विवाह एक्ट, है ना। हिंदू विवाह एक्ट में सीधा लिखेंगे उम्र 21 लड़के की और 18 लड़की की 1955 में, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करता है तो 7 वर्ष की क्या है, सजा और जुर्माना, ठीक है, दोनों है। 10 जून 2010 को इस अधिनियम में क्या हुआ, संशोधन, ठीक है। संशोधन क्या हुआ, ऐसे मामले जिनमें पति पत्नी अदालत में तलाक की अर्जी लगाते हैं, है ना। 10 जून 2010 को संशोधन हुआ कि पति पत्नी ने तलाक की अर्जी लगाई और कोई भी एक पक्ष आ नहीं रहा सुनवाई में, या तो पत्नी नहीं आ रही या पति नहीं आ रहा, तो अब कोई भी एक पक्ष की मौजूदगी में निर्णय लिया जा सकता है। देख लो, ऐसे मामले जिनमें पति पत्नी अदालत में तलाक की अर्जी लगाते हैं परंतु एक पक्ष अनुपस्थित रहने के कारण मामला लंबा खिंचता है, तो इस संशोधन के तहत 10 जून 2010 के बाद कि अब एक पक्ष की गैर मौजूदगी में भी तलाक मिल जाएगा। क्लियर, ये फैक्ट याद रखना है। तो 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट, हां, अगर पहली पत्नी की मौजूदगी दूसरी स्त्री से छिपाई गई है तो दूसरी पत्नी उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस करेगी, जो मैंने महिलाओं की धारा में आपको पढ़ा दिया। सिर्फ क्या रखना है इस अधिनियम में से, लड़का लड़की की उम्र तो याद होगी, जुर्माना 7 वर्ष, वो सजा 7 वर्ष, जुर्माना। 10 जून 2010 को प्रावधान किया कि कोई भी एक पक्ष की गैर मौजूदगी में तलाक क्या है, लंबा नहीं खींचा जाएगा, तलाक दे दिया जाएगा, ठीक भाई। इसके बाद बात करते हैं अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, वेश्यावृत्ति से संबंधित मैंने पॉइंट बता दिए, आपको सीधा याद रखना है। अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 को पारित हुआ। इस अधिनियम द्वारा महिलाओं और लड़कियों के यौन शोषण के लिए उनकी तस्करी की रोकथाम का प्रावधान किया गया है। कुछ नहीं लिखना, सीधा उधर बता दिया, ठीक भाई। नेक्स्ट, सजा 7 साल की सजा का क्या है, प्रावधान, और
वेश्यावृत्ति के लिए पैसों के लिए जीवन यापन करता है या उसको बेचना लड़की को या खरीदना, 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कोई व्यक्ति अगर किसी महिला से वेश्यावृत्ति करवाता है और उसके पैसों से जीवन यापन कर रहा है तो 2 साल की सजा का प्रावधान है। तीसरा पॉइंट हो गया, पहला तो ये नाम लिखना है, दूसरा सजा 7 साल की। ये पता ही अनैतिक देह व्यापार वेश्यावृत्ति क्या होती है, तो 2 प्रश्न हो गए, सजा और कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति के पैसों पर जीवन यापन कर रहा है 2 साल की सजा का प्रावधान। 2 पॉइंट। तीसरा, सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति का प्रदर्शन करते हैं तो 3 माह की सजा, 3 माह की सजा। ये मैंने उधर बता दिया आपको, अश्लील धाराएं पढ़ाई थी वहां पर। क्लियर। नेक्स्ट, स्त्री या पुरुष जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, तरण व्यक्तियों से संबंधित, ये भी धारा पढ़ा दी मैंने आपको। जो वेश्यावृत्ति का काम करते हैं उनके लिए 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ये 7 वर्ष वाली पढ़ा दी, 3 माह वाली पढ़ा दी, सार्वजनिक स्थान वाली, अश्लीलता के वीडियो में जाके देखना आप बैक में, और ये भी पढ़ा दी आपको। ठीक है, ये नहीं पढ़ाई थी, जीवन यापन कर रहा है वो 2 वर्ष की सजा का भागीदार है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, वेश्यावृत्ति का कार्य करते हुए तरण व्यक्ति, तरण कौन होते हैं, नौजवान जो 18 वर्ष से कम है, वो अगर ऐसा कार्य करते हैं तो 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम को 1986 में संशोधित करके क्या नाम रख दिया, अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम नाम कर दिया। तो बस 4-5 प्रश्न बने। क्या क्या बने, सीधी बात है, देह व्यापार या वेश्यावृत्ति में पकड़ा जाए कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति करता तो 7 साल की सजा। अगर कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति के पैसों पर जीवन यापन कर रहा है तो कितने साल की, 2 साल की। सार्वजनिक स्थल पर वेश्यावृत्ति करना या अश्लील करना तो 3 माह की सजा, और 18 वर्ष से कम आयु का अगर कोई काम करता है तो 7 वर्ष की सजा। बस ठीक है भाई, ये हो गया अनैतिक व्यापार। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार एक्ट। हिंदू उत्तराधिकार एक्ट ये भी कहीं हद तक मोस्ट है। कैसे, इसके अंतर्गत माता पिता की संपत्ति में पुरुषों का जितना हक होता है उतना महिलाओं का होता है। जैसे कि भाई बहन है, ठीक है, और बहन की हो गई शादी, बहन की क्या हो गई, शादी। अब क्या है, भाई अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, बहन के बेटे के शादी में, बेटी की शादी में जो भात पच जो जामना वामना ले जाते हैं वो नहीं दे रहा है, तो बहन क्या कर सकती है, भाई के पास 50 बीघा खेत है ना, और भाई बो रहा है इसको, तो बहन केस कर सकती है अधिनियम 1956 के तहत, और 25 बीघा किसके नाम हो जाएगा, इस बहन के नाम हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में महिलाओं को क्या प्रावधान है, आदि संपत्ति किसकी हो जाएगी, महिलाओं की हो जाएगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। सीधा याद रखना है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 क्या है, बच्चे के जन्म से पहले 13 सप्ताह का वेतनिक अवकाश, पहला पॉइंट, प्रदान किया जाएगा। यानी कि बच्चे के जन्म से पहले 13 सप्ताह का वेतनिक, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी कोई संस्था, चाहे महिला नौकरी करती है, तो 13 सप्ताह का वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा, पहला पॉइंट। ठीक है भाई, जिस अवकाश से वो कुछ भी करे, बच्चे की देखभाल करे, खुद की देखभाल करे। दूसरा पॉइंट, अगर महिला गर्भवती है तो रोजगार से निकालना कानूनी अपराध है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत। नेक्स्ट, पूरे सेवा काल में बच्चे की देखभाल के लिए 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव ले सकती है महिला, 730 दिन पूरे सेवा काल में। ठीक है, इसमें एक बार न्यूनतम 15 दिन और अधिकतम 180 दिन। एक तो पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, दो, एक पूरी सर्विस में 730 दिन। तीसरा पॉइंट, चाइल्ड केयर लीव ले सकती है, ठीक है, न्यूनतम 15 दिन की और अधिकतम 180 दिन की। नेक्स्ट, राजस्थान वित्त निगम द्वारा 22 मई 2018 को अधिसूचना जारी करते हुए इसे तत्काल लागू कर दिया था।
तो सीधी बात है, राजस्थान में मातृत्व लाभ अधिनियम कब लागू किया? 22 मई 2018 को ये जो संशोधन हुए ये लागू कर दिए थे। तो 1.13 सप्ताह का वेतनिक अवकाश, दूसरा रोजगार से बाहर नहीं निकाल सकते, कानूनी अपराध, तीसरा चाइल्ड केयर लीव 730 दिन की होंगी, न्यूनतम 15 दिन की, अधिकतम 180 दिन की। राजस्थान में 22 मई 2018 को यह क्या है, अधिसूचना जारी हुई। नेक्स्ट पॉइंट, सती रोकथाम अधिनियम 1987। क्या है सती रोकथाम अधिनियम? देखो भाई, सती प्रथा के बारे में थोड़ा सा यहां मैं बात करूं पहले। सती प्रथा, पहली बात तो राजस्थान की प्रथम सती महिला, इतिहास में हम पढ़ते हैं संपल देवी, घटियाला शिलालेख के अनुसार संपल देवी। अंतिम सती महिला, अंतिम सती महिला हम पढ़ते हैं कौन सी? रूप कंवर, देवराला गांव, सीकर, 1987 की घटना। इसके बाद कोई भी सती नहीं हुई क्योंकि अधिनियम बना दिया। सती महिला कितनी प्रकार से सती हो सकती है? 3 प्रकार से। पुत्र सती, पुत्र की मृत्यु होने पर सती हो सकती है, ठीक है। और आमरण सती, किसी महिला के पति की मृत्यु विदेश में हो गई और वो उसकी निशानी के साथ सती हो सकती है। और एक सती, पति की चिता के साथ ही जल जाना, क्या है? सती। 3 प्रकार से महिला सती होती है, पुत्र सती, आमरण सती, सती। सती प्रथा के सर्वप्रथम प्रथम प्रमाण कहाँ मिलते हैं भारत में? तो याद रखना, घटियाला एरण अभिलेख पुलकेशन सेकंड के समय सती प्रथा के क्या मिलते हैं? अभिलेख मिलते हैं। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा यहां पर मैंने ये बात कर ली, आ जाइए अब अधिनियम पर। यह अधिनियम सती प्रथा को देश में किसी भी भाग में प्रचलन या उसके महिमा मंडन के लिए अपराध घोषित करता है। कोई जरूरत नहीं है लिखने की, सीधा आ जाओ, ये तो मैंने बता ही दिया इधर, ठीक है। ये तो आपने इतिहास जियोग्राफी में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो ये फैक्ट। तो इसके बाद अपन फैक्ट पर बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम इसको रोकने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। राजा राम मोहन राय ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने रोक लगाई। पहला पॉइंट, सर्वप्रथम प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने। सती प्रथा के सर्वप्रथम प्रमाण किसमें मिलते हैं? एरन अभिलेख में, ठीक है। प्रथम सती संपल देवी, अंतिम सती रूप कंवर, देवराला गांव, सीकर, 1987। 3 प्रकार से महिला सती होती है, सती, आमरण सती और पुत्र सती। प्रथम प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किए। राजा राम मोहन राय ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा रोक लगाई। राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी रियासत ने 1822 में रोक लगाई। ये भी मोस्ट पॉइंट है, ठीक भाई। तो ये सती प्रथा के कुछ क्या थे? फैक्ट थे जो आपको याद रखने। नेक्स्ट, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध कानून 1986, ये भी मैंने पढ़ा दिया आपको। महिलाओं का अश्लील यानी कि वही वेश्यावृत्ति संबंधित जो कानून बनाया, कब? 1986। देख लो, महिला के विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशन या लेखन या पेंटिंग अन्य तरीके से महिला के अभद्र प्रदर्शन को प्रतिबंधित करता है। यदि इस प्रकार का कोई अपराध किया जाए तो 3 साल की सजा है। आप किसी भी महिला का फोटो नहीं खींच सकते। फोटो खींच लिया तो उसके बाद उसे फेसबुक, इंस्टा कहीं शेयर नहीं कर सकते। विज्ञापन के माध्यम से या प्रकाशन, लेखन, पेंटिंग अन्य किसी तरीके से महिला के अभद्र प्रदर्शन को प्रतिबंधित करता है महिला अश्लील प्रतिनिधित्व 1986। क्लियर? अपवाद, यदि किसी व्यक्ति द्वारा धार्मिक कार्य के आयोजन हेतु, धार्मिक साहित्य हेतु अपराध किया जाता है तो यह अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। किसी भी ऐतिहासिक स्थल पर पुरातात्विक स्थल तथा ऐतिहासिक इमारतों को इस अपराध की श्रेणी में नहीं रखा है, ठीक भाई। अजंता एलोरा की गुफाओं को गलत तरीके से नहीं दर्शा सकते। फिल्मी दुनिया फिल्मी साहित्य अधिनियम 1952 का उल्लंघन नहीं करती है।
अगर ऐसा करते हैं, किसी महिला का अश्लील चित्रण होता है तो सेंसर बोर्ड द्वारा वो फिल्म क्या है, रिजेक्ट कर दी जाती है। वो बात अलग है कि सेंसर बोर्ड हर फिल्म को क्या है, अप्रूवल दे ही देता है। नेक्स्ट, ये हो गया फिल्मी दुनिया का एक्ट। और क्या है भाई, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। सिर्फ नाम तो रखनी है, ये हेडिंग है जो तो याद रखनी है। क्लियर, पूछ ले समान पारिश्रमिक, यानी कि समान परिश्रम मिलना चाहिए महिलाओं को, भेदभाव नहीं होना चाहिए महिला और पुरुषों के बीच में। ठीक है भाई, तो कुछ नहीं है, सिर्फ वही है। देखो, महिला श्रमिकों को समान काम के लिए पुरुषों के लिए बराबर पारिश्रमिक देने की व्यवस्था, यानी कि महिलाओं को बराबर परिश्रम मिलना चाहिए, तनख्वाह मिलनी चाहिए। ठीक भाई। नेक्स्ट, भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। पदोन्नति, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफर में या पदोन्नति में क्या है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भर्ती के बाद भेदभाव नहीं किया जा सकता। 1987 इस कानून में संशोधन करके इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दी जाने वाली सजाएं अधिक कठोर बना दी। ठीक भाई। नेक्स्ट, अगर कहीं महिला काम करती है तो श्रम मंत्रालय के द्वारा एक महिला कक्ष अलग से होना चाहिए तथा केंद्र सरकार के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए राज्य सरकारों के साथ तालमेल करती है। बस कुछ नहीं है, सीधी बात है। ये अधिनियम है, महिला और पुरुषों को समान काम, वेतन, मजदूरी, उनके ट्रांसफर होने पर या पदोन्नति में कोई क्या है, दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, व्यवहार नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये आ गया द मुस्लिम वीमेन वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू मैरिज बिल 2019। याद रखना है 2019, 31 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अनुमोदन पर यह विधायक 3 तलाक विधायक के नाम से जाना गया। पहला फैक्ट, द मुस्लिम वुमेन मैरिज एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स मैरिज एक्ट 2019, 31 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अनुमोदित किया गया और 3 तलाक विधेयक के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, ये जानते ही हो कैसे छोड़ते थे, तलाक तलाक तलाक, 3 बार तलाक 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 कहा, क्योंकि ये अपने आईपीसी की धाराओं में नहीं आता है, वो उनके रूल्स अलग हैं। मुस्लिम समुदाय के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो कुछ कागजी कार्रवाई नहीं, 3 बार बोलते तलाक तलाक तलाक, हो जाता तलाक। ठीक है भाई। तो इस प्रथा के लिए 1 अगस्त 2019 के बाद यह विच्छेद प्रक्रिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, और ऐसा कोई करता है मुस्लिम समुदाय में तो पूर्ण प्रतिबंध 1 अगस्त 2019 को, 1 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति ने इसे क्या किया, अनुमोदित किया। 3 तलाक भी नाम है तो 3 पॉइंट बन गए। 31 जुलाई 2019 3 तलाक विधेयक, 3 बार तलाक तलाक कहना, और 1 अगस्त 2019 के बाद यह प्रक्रिया पूर्ण प्रतिबंधित है, रोक लग गई है। गोपनीयता अधिकार, क्या है गोपनीयता अधिकार? किसी महिला के साथ क्या हुआ है, कोई बलात्संग हुआ है, लज्जा भंग हुई है या कोई भी अपराध हुआ है तो धारा 164 के तहत बलात्संग बलात्कार शिकार महिला द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाएगा। जब मामले की सुनवाई चल रही हो तो वहां किसी और व्यक्ति की उपस्थिति नहीं होगी, बिल्कुल गोपनीयता रखी जाएगी, अखबारों में नाम नहीं देंगे। सीधी बात है, धारा 164 याद रखनी है बस, गोपनीयता, यानी कि तुम शब्द से ही समझ रहे हो, किसी का नाम उजागर नहीं करना। नेक्स्ट, इंटरनेट सुरक्षा अधिकार। इंटरनेट सुरक्षा अधिकार क्या है? देखो भाई, महिला की सहमति के बिना उसकी तस्वीर खींच ली, वीडियो बना ली, इंटरनेट पर अपलोड करना कानूनी अपराध है। किस आपने तस्वीर खींची, वीडियो बना ली और इंटरनेट पर अपलोड कर दी और उस महिला ने केस कर दिया तो कानूनी अपराध है। व्हाट्सएप पर साझा की या आपत्तिजनक या खराब तस्वीर या वीडियो जन किसी भी महिला के लिए एक बुरे सपने जैसा होता है भाई, तो सभी वेबसाइट कानून के अधीन है और इनका अनुपालन करने के लिए यह बाध्य है। सब वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब कानून के अधीन है। ठीक है ना। उसकी तस्वीर और वीडियो को प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ये तो हो गया। अब इसके लिए सजा, आईटी एक्ट धारा 67
ई बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के उसके निजी क्षणों की तस्वीर खींचना या प्रकाशित करना कानूनी अपराध है। ठीक है भाई, पहली बात तो। दूसरी, अधिनियम 2013 की धारा 354C के तहत किसी महिला के निजी तस्वीर को बिना अनुमति खींचना या साझा करना, तो एक तो 354C याद रखनी है, किसी महिला की निजी तस्वीरों को खींचना या साझा करना, 354C। ठीक भाई। एक धारा 67, किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके निजी क्षणों का साझा करना या तस्वीर खींचना, तो ये फैक्ट है इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित। आ जाओ भाई नेक्स्ट, जीरो FIR। क्या होता है जीरो FIR? किसी महिला के साथ कोई अपराध हुआ और महिला डर रही है कि भाई मैं थाने नहीं जा सकती, मेरी बदनामी हो जाएगी, घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो आप या तो ईमेल के माध्यम से या डाक के जरिए पुलिस थाने में क्या करवा सकते हो, रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हो। एक महिला को ईमेल या पंजीकृत डाक के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने का विशेष अधिकार है। वही यदि किसी कारणवश वह पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती तो वह एक पंजीकृत डाक के माध्यम से लिखित शिकायत भेज सकती है, जो पुलिस उपायुक्त या पुलिस आयुक्त के स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संबोधित की गई है। ठीक है, तो इस महिला द्वारा कौन सी FIR दर्ज करवाई जाएगी? जीरो FIR दर्ज कहते हैं, ईमेल या डाक के द्वारा भेजना किसी भी पुलिस स्टेशन में। और कोई पुलिस स्टेशन कहे कि ये हमारे एरिया में नहीं आता, पूरे भारत में कहीं भी आप ऐसी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हो। ठीक भाई, जीरो FIR। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता देनी पड़ेगी। अधिकतर भारत में जब भी महिला अकेले पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराती है तो उसके बयान को तोड़ मरोड़ कर लिखे जाने का खतरा रहता है। तो वहीं ऐसे कई मामले भी देखे गए हैं, हमें मिलते हैं, जिनमें महिलाओं को अपमानित कर उसकी शिकायत दर्ज की गई है। ठीक है भाई, तथा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह महिलाओं को मुफ्त में कानूनी सहायता मुहैया करवाए। तो निःशुल्क कानूनी सहायता, सीधी बात है। नेक्स्ट, देर से भी शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। ठीक भाई, बलात्कार या छेड़छाड़ की घटना काफी समय बीत जाने पर भी FIR करवा सकते हैं। ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल पहले के बाद, वो अलग है कि वो धाराएं कुछ अलग कहेंगी सीधा। अब ये मोस्ट हैं भाई, सभी पॉइंट मोस्ट हैं इस चैप्टर के। हिंदू विवाह, देखो महिलाओं से संबंधित प्रमुख अधिनियम, हेडिंग क्या है? महिलाओं से संबंधित प्रमुख अधिनियम। पहला, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, लॉर्ड कैनिंग के समय, पढ़ते हैं 1857 की क्रांति, कैनिंग के समय। राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948, किसके समय? सरकार के समय। बागान श्रम अधिनियम 1951, 3 हो गए। बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, कानूनी चिकित्सक महिला अधिनियम 1923, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, संपत्ति अधिनियम हिंदू महिला के अधिकार 1937। ठीक है, भारतीय तलाक अधिनियम 1936, हिंदू दत्तक ग्रहण रखरखाव अधिनियम 1956, विदेशी विवाह अधिनियम 1969 और विवाह विशेष विवाह के लिए अधिनियम 1954, राजस्थान महिला एवं बाल विकास राज्य अधीनस्थ सेवा अधिनियम 1998 और रखरखाव और माता पिता के कल्याण और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007। 2 अधिनियम और बच रहे हैं जिनको आपको याद रखना है। कौन कौन से? राजस्थान महिला विकास सेवा अधिनियम 2008, राजस्थान महिला अत्याचार से रोकथाम व संरक्षण का मसौदा तैयार करना 2011। ठीक भाई, तो 14वें नंबर का
और 15वें नंबर का। ये महिलाओं से संबंधित प्रमुख क्या थे, कानून थे। नेक्स्ट एक याद रखना, राष्ट्रीय महिला नीति 2016 कब बनी, 17 मई 2016 को बनी। इसके भले ही प्रावधान आप याद नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला नीति कब बनी है, तो 2016 को बनी है। थोड़ा सा इसके मेनका गांधी ने क्या किया है, ड्राफ्ट तैयार किया है मेनका गांधी ने। मेनका गांधी कौन है, 2016 की तत्कालीन महिला एवं विकास मंत्री थी। ठीक, महिला एवं बाल विकास मंत्री थी मेनका गांधी। क्लियर दोस्तों। इस प्रकार एक लास्ट पॉइंट है, स्वधारा योजना क्या है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की गई है, 2001-2 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत कोई भी महिला पीड़ित है ना, कोई भी महिला पीड़ित है, पीड़ित महिला को जीवन यापन करने के लिए अलग प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है। बलात्कार वाली महिला, बलात्संग वाली महिला या लज्जा भंग या कोई भी, तो उसके लिए स्वयं जीवन यापन पर आश्रित है, स्वधारा योजना दोस्तों। इस प्रकार महिलाओं से संबंधित आपके अधिकतर फैक्ट कंप्लीट होते हैं। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपको करना क्या है और किस प्रकार ये पॉइंट याद रखने हैं ना, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग भी जरूरी होता है। देखो भाई, महिला एवं बच्चों के प्रति अपराध, एक एक पॉइंट को आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरे हिसाब से नहीं दे रहा तो और जूम कर देता हूं। ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैटर है। ठीक भाई, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इस टॉपिक को डालने का ये समझना है। वैसे समझा पूरा दिया मैंने। राजस्थान पुलिस सेवा के अभ्यर्थियों के लिए एक प्रारंभिक पाठ्य सामग्री तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य पुलिस बल की सभी इकाइयों में जुड़ने वाले कर्मिक महिला एवं बाल अपराधों से संबंधित कानून व इसके अमलीकरण में पुलिस प्रशासन की भूमिका के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए। यह उद्देश्य है इसका। दूसरा, पृष्ठभूमि, स्वयं किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक, शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति के प्रयोग को हिंसा कहते हैं। हिंसा किसे कहते हैं, स्वयं किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने को जानबूझकर शक्ति का प्रयोग हिंसा कहलाता है। ठीक भाई, ऐसे काम समाज विरोधी है। किसी प्रकार से समाज द्वारा निर्धारित आचरणों का उल्लंघन करना, दोषी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, क्या आईपीसी के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। सिर्फ मेन चीजों पर बात करेंगे, ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि है, इससे कोई प्रश्न इतना खास बनेगा नहीं। वैसे मैंने आपको अपराध की डेफिनेशन पृष्ठभूमि में ही दी गई है। अगला पॉइंट आ जाओ भाई, अगला पॉइंट है महिला संबंधी अपराध। क्या है महिला संबंधी अपराध। देखो, अपराध की मैंने बता दी डेफिनेशन। महिला से संबंधित अपराधों की श्रेणी उनके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन, भावनात्मक शोषण से संबंधित अपराध भारतीय समाज में देखे जाते हैं। मैंने पढ़ाया था, शब्दपूर्ण, भावपूर्ण, आर्थिक, शारीरिक शोषण, यौन शोषण। ठीक है, ऐसे लज्जा भंग करना किसी महिला के, ये अपराध के क्या है, चैप्टर है। क्लियर। राष्ट्रीय महिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, यानी कि एनसीआरबी के अनुसार, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में लगभग 3 लाख से ज्यादा मामले प्रति वर्ष आते हैं भाई, महिलाओं से ज्यादा। क्लियर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एनसीआरबी के अनुसार 2015 में 34,000 से ज्यादा जो मामले हैं भारत में, वो किसके थे, दुष्कर्म के थे। ठीक भाई, भारत में औसतन हर घंटे में एक महिला दहेज के कारण मौत होती है। तो इसी आंकड़े के अनुसार लगभग 70% विवाहित महिला घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। नेक्स्ट बात करें, इसी प्रकार 2015 में 60,000 से ज्यादा
महिलाएं अपहरण का शिकार हुई। सीधी बात है, एनसीआरबी के अनुसार लगभग एक वर्ष में 3 लाख महिलाओं के मामले दर्ज होते हैं। 2015 के अनुसार 34,000 से ज्यादा मामले दुष्कर्म के सामने आए और प्रतिदिन भारत में एक महिला दहेज के कारण मृत्यु होती है, प्रतिदिन के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, 70% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं और 60,000 से ज्यादा महिलाएं अपहरण का शिकार होती हैं। ये फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट, उपयुक्त अपराधों को रोकने और उनसे निपटने के लिए उन अपराधों से महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए कानून। पहला कानून, सर्वप्रथम 1950 में भारतीय संविधान में बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया। ऐसे पूछ ले तो भारतीय संविधान राज्य को यह अधिकार देता है कि वह स्त्री और बालकों के लिए कल्याण के लिए विशेष उपाय करे। सर्वप्रथम कानून कब बनाए गए संविधान में? 1950 में। पॉइंट, भारतीय दंड संहिता आईपीसी को पूरा पढ़ा दिया, इससे भी बढ़िया पढ़ा दिया मैंने। इंडियन पेनल कोड, ठीक, 1834 में पहला कानून लॉर्ड मैकाले के समय। 1857 के समय प्रथम भारतीय विधि कानून का निर्माण हुआ। लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष थे, 4 सदस्य थे उसके, और 6 अक्टूबर 1860 को यह पूरे भारत में क्या हुआ? लागू हुआ था। ठीक है, तो ये इस प्रकार पॉइंट अपने 2 कंप्लीट। थोड़ा सा इसको भी तो समझें, पूरा बता दिया। यौन उत्पीड़न के लिए सजा 354, 354 सी, 509। देखिए ये सारे फैक्ट में पढ़ा चुका हूं अंदर। 354 ये यौन उत्पीड़न, 354 भी बलपूर्वक हमला, किसी स्त्री को नग्न करना, विवस्त्र करना, 354 भी। 354 एक लिखाया था मैंने, ऐसे लिखाया था 354 एक, ठीक है। 354 2 विवस्त्र करना, किसी महिला को आ गया बलपूर्वक हमला करना, नग्न करना या लज्जा भंग करना। 354 सी ये भी लिखाया था 354 3 सी हो या 3, ठीक है। ताक झांक करना, किसी महिला को ताक झांक करना। और 354 4 बताया था मैंने, इसमें क्या था? किसी महिला का पीछा करना। ये धाराएं मोस्ट हैं इसलिए याद रखना, सिलेबस में दी गई हैं। 509 शब्द अंग विक्षेपण या महिला को आहत करना, ये भी मैंने पढ़ा दी। अपन ये देख रहे हैं कि हमने क्या नहीं पढ़ा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता संशोधन 2018 देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के लिए इसमें क्या है? संशोधन किया है, ठीक है भाई। सामूहिक बलात्कार की स्थितियों में दोषियों के लिए 376 डी 10 वर्ष 20 वर्ष की सजा का प्रावधान है, ये मैंने अंदर पढ़ा दिया। कानून में सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 साल तय की गई है। 18 साल से पहले मैंने कहा यौन संबंध, आप अपनी पत्नी के साथ 18 वर्ष से कम आयु के यौन संबंध नहीं बना सकते। 16 वर्ष की है सो भी नहीं सकते। 12 वर्ष से कम की है तो बलात्संग माना जाएगा, ठीक भाई। और इसके लिए और एसिड एक्ट देख लो, तेजाबी हमला करने वालों के लिए 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है, ये बता दिया। नेक्स्ट, पीड़िता के लिए खर्चा कौन, पीड़ित के लिए खर्चा कौन उठाएगा? जिसने हमला किया है। कानूनी 7 साल का प्रावधान है सजा का सामना करना, कानून में कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है, जो प्राकृतिक जीवन काल तक बढ़ाई जा सकती है। ये फैक्ट मैंने पढ़ाई दी है। और बात कर लेते हैं आईपीसी की, सीआरपीसी के बारे में नहीं पढ़ाया, आप देख सकते हो। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973, आप इसको नाम से याद रखो कि क्या है सीआरपीसी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून है। 1973 में पारित होकर यह कानून 1974 में लागू हुआ। सीआरपीसी कब लागू हुई? 1974 में लागू हुई थी मेरे भाई। नेक्स्ट बात करें कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हमेशा 2 प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। दंड प्रक्रिया संहिता
CRPC दंड प्रक्रिया समता ब्यूरो दिया जाता है। इस कानून की धारा 376 किससे संबंधित है? अगर पूछ ले CRPC की धारा 376 बलात्संग, धारा 376A स्त्री के साथ उसकी सहमति या बिना सहमति के डरा धमकाकर प्रियजनों की मृत्यु या भय दिखाकर उसके साथ बलात्संग करना। धारा 376A क्या कहती है कि CRPC की धारा, ये IPC की नहीं है, CRPC तो लिख लेना, ये पॉइंट मैंने बताए नहीं थे पूरी क्लास में। तो CRPC की धारा 376A किसी स्त्री के साथ उसकी सहमति के बिना डरा धमकाकर उसके प्रियजनों की मृत्यु का खौफ दिखाकर उसके साथ संभोग करना या गंभीर क्षति पहुंचाना। नेक्स्ट है 376B CRPC की धारा है। हाँ भाई, पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना उससे शारीरिक संबंध पृथक्करण से संबंधित है 376B, ये पढ़ा दी। पर लेकिन CRPC धारा 376AB 12 वर्ष से कम, तो देखो 376AB 12 वर्ष से कम महिला की अगर उम्र है कोई महिला की और उसके साथ ऐसा होता है तो CRPC की धारा 376AB। ठीक भाई। 376C किसी अधिकारी या मतलब प्रतिकार अधिकारी सरकारी नौकरियों द्वारा ऐसा किया जाए तो 376C। क्लियर। 376D एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करना। 376DA 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार। 376DB 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार। पढ़ा तो दी सब बलात्संग में, लेकिन ये CRPC की धाराएं जो आप सेम यूज कर सकते हो आपके नोट्स में जो मैंने पढ़ाए हैं पुरानी क्लासों में। ठीक भाई। तो ये हो गई CRPC की कुछ धाराएं 376A B C D में बताए गए अपराधों, अपराध की पुनरावृत्ति करता है तो D बता दी मैंने उधर। CA में बस आपको ये नाम बदलने उधर नोट्स में जाके बलात्संग में CRPC के नोट्स में डाल देना इनको। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, अभी पढ़ा दिया मैंने। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 भारतीय दंड संहिता में 354 का 354 खा 354 गा 354 घा 376 376A 376AB 376B 378 376 ये सब अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन को किसी ऐसे अपराध के करने के प्रयत्न की सम्मति का विधान है। यहां पीड़िता आचरण यानी कि ये साक्ष्य अधिनियम याद रखना है। ये पूरा मैंने पढ़ा दिया है आपको क्लास में। नेक्स्ट। ठीक है भाई। तो देखो अगला साक्ष्य अधिनियम ही चल रहा है। दहेज अधिनियम पढ़ाई दिया 1961 पूरा मैटर बता दिया। 10,000 जुर्माना 50,000 जुर्माना ये सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा करवाया है मैंने। नेक्स्ट यहां बता दिया दहेज प्रत्यक्ष अप्रोच तौर पर विवाह को एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को विवाह के किसी पक्ष के अभिभावक द्वारा दहेज लेना, ये सारे पॉइंट मैंने उधर बता दिए। ठीक भाई। स्त्री धन वाला भी बता दिया। 406 धारा बताई थी, 3 साल की सजा, स्त्री अपने स्त्री धन की मांग कर सकती है। क्लियर। अधिनियम से प्रमुख जुड़ी धाराएं मैंने पढ़ा दी हैं, आपको विस्तार से पढ़ाई है अंदर, ये सब धाराएं पढ़ा दी। घटना के 1 वर्ष के अंदर शिकायत, दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति, कोई दहेज विवाहिता, दहेज की मांग करना, ये सब विस्तार से पढ़ाया है। नेक्स्ट है स्त्री प्रतिषेध अधिनियम 1986। इसमें क्या है अभी पढ़ाया है सीधा। महिला का विज्ञापन के जरिए प्रकाश, लेखन, चित्र, आंकड़ों के तरीके से महिला की अश्लील प्रतिनिधित्व पर रोक लगाता है। ठीक पढ़ा दिया। नेक्स्ट है जिससे उसकी लज्जा भंग होती है, ये कारण होते हैं, ये पढ़ा दिया भाई पूरा। नेक्स्ट सती रोकथाम अधिनियम अभी पढ़ाया ही है मैंने, तो ये याद रखना है। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ।
घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, इसकी धाराएं मैंने बता दी, 304 बी और 498 ए, 306, 406, 113 बी और 113 ए, ये इसकी धाराएं थी घरेलू हिंसा अधिनियम की। ठीक भाई, 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। देख लो, इसमें धाराओं के प्रावधान है, पीड़ित के बारे में दिया गया है, 20,000 रुपए का जुर्माना है मिनिमम। फिर ये पूर्ण रूपेण पढ़ा दिया, महिला का कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 पूरा कंप्लीट है मेरी तरफ से, 50,000 रुपए जुर्माना, ये सारा विस्तार से पढ़ा दिया। गर्भाधान से संबंधित एक्ट 1994 के तहत बता दिया पूरा मैटर। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अनैतिक व्यापार कंप्लीट है 1956। तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया है मैंने सारे फैक्ट। तो इस प्रकार आपका महिला एवं बाल अपराध, महिला अपराध कंप्लीट होता है। मानव तस्करी वाला अधिनियम याद रखना 2018 वाला है ना। तो आपको पढ़ना कहां से, इसी नोट्स से पढ़ना है जो पुलिस की साइट पे दे रखे ये नोट्स है ना। तो थोड़ा सा मैंने वो भी बता दिया है। तो अब हम बात करेंगे बाल अपराध के संदर्भ में। क्लियर भाई। जब तक के लिए धन्यवाद सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।